आकाश और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पुलिस दोस्त। आज मैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जिनको पूरे भारत में जाना जाता है। इनका मैसेज और इनका साइबर मैसेज और अपराधियों के बीच जो घटनाएं घटती रहती है उनके बारे में वो जानकारी देते हैं और इन पुलिस अफसर को गांव से लेके शहर के बच्चे बच्चे तक जानते हैं। पुलिस दोस्त में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आप काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे थे। हमारे ऑडियंस पूछ रहे थे कि अभिषेक सर का वीडियो कब आएगा। तो सबसे पहले मैं सर का परिचय जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैं 2013 बैच आईपीएस अधिकारी हूँ। छत्तीसगढ़ काडर एलोकेट हुआ है मुझे। मैं 2017 से पुलिस अधीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने पुलिस अधीक्षक कोंडागांव, फिर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, पुलिस अधीक्षक जांजगीर, पुलिस अधीक्षक दुर्ग और अभी पिछले 1 वर्षों से मैं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम कवर्धा में पदस्थ हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं सर के जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपना यूपीएससी का सफर कैसे तय किया, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो सबसे पहले सर आपका बचपन कैसा था? मेरे फादर जो है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ हर जगह एसोसिएटेड थे। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय से की, रामगढ़ से शुरुआत की, उसके बाद सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर गोवा से मैंने अपना 10th और 12th किया। और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई 1999 से 2005 के बीच में की। और फिर एम्स नई दिल्ली से मैंने एमडी साइकेट्री 2006 से 2009 तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद 2012 के सिविल सर्विसेज एग्जाम से मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। आज के जो जनरेशन है बच्चे, पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं पढ़ाई करो और कई बार वो स्कूल से छुट्टी भी मार दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आपका कैसा रहा सर? बिल्कुल वैसा ही नटखट स्कूल जाना सबको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हमारे टाइम स्कूल में हम काफी खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। कभी कभी स्कूल मिस हो जाता था, क्लास मिस हो जाता था तो पनिशमेंट भी मिलता था। पहले और अब में बहुत चेंज आया है। पहले मुर्गा बना देते थे और हाथ खड़े करके बेंच के ऊपर खड़ा कर देते थे, डांट भी पड़ती थी। होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं है तो स्केल से उंगलियों के ऊपर भी टीचर्स कभी कभी थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए मार दिया करते थे। काफी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंजेज आए हैं पहले से। लेकिन निश्चित रूप से जो स्कूल में जो रिलैक्स पहले जो पढ़ाई थी उसमें और अब काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। बच्चे बहुत सारे ट्यूशंस के बर्डन में हैं। बच्चे जो है वो कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ और बच्चों में स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा है। सर पहली बार आपको कब पता चला कि यूपीएससी की तैयारी करनी है या यूपीएससी जैसी एग्जाम भी होती है सिविल सर्विसेज की? मैंने आईएएस आईपीएस के बारे में पापा से सुना था, यूपीएससी एग्जाम के बारे में सुना था। लेकिन क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस में से मैं एमबीबीएस करने चला गया था तो मेरी मन था कि उसी में आगे बढ़ूं, उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करूं और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस करूं। लेकिन कहीं ना कहीं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने देखा कि हम यदि डॉक्टर के रूप में काम करते हो डेली 10 या 15 लोगों की मदद कर पाएंगे। हम जिनको दवाई देते हैं दवाई खाएंगे नहीं खाएंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे। किसी बीमारी को ठीक करना है तो केवल उसका मेडिकल एस्पेक्ट नहीं, उसका सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए सोसाइटी में जाके काम करना बहुत जरूरी है। और सिविल सर्विसेज काफी अच्छा एवेन्यू प्रोवाइड करता है। आईएएस आईपीएस आप छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, वहाँ की सभी समस्याओं को देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब मैंने मन यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देने का बनाया। मेरे छोटे भाई भी हैं, वो 2014 बैच के भारतीय वन सेवा में है, मध्य प्रदेश कैडर में डीएफओ है बालाघाट में। वो भी तैयारी कर रहे थे, साथ में मैंने भी तैयारी शुरू की और मैं लकी था कि पहले अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया। तो इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना? काफी चुनौतियां थी क्योंकि यूपीएससी एक लंबी तैयारी है। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। 2011 में मैं तैयारी शुरू की तो पढ़ाई छोड़े हुए एमबीबीएस किए हुए 6-7 साल हो गए थे। पेशेंट देखने का पढ़ाई से काफी दूर हो गया था तो बैठना पढ़ाई करना वो सब मुश्किल काम था। मेरी शादी 2010 में हो गई थी। शादी होने के बाद मैं तैयारी कर था, मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट भी थी तो निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग था। फिर मैंने 6 महीने के लिए जॉब छोड़ा और फिर तैयारी की।
तो कहीं ना कहीं एक सेटल्ड करियर को छोड़ के एक रिस्क लेना, एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम की तैयारी करना। यूपीएससी की तैयारी काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ चाहता है, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तैयारी है, काफ़ी लंबा समय तक लग सकता है। और क्योंकि मैंने लेट तैयारी शुरू की, पर केवल एक ही अटेम्प्ट था, तो यदि नहीं होता तो क्या होता वाली बात भी, घर वाले भी थोड़ा परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे, इन लॉज परेशान थे। लेकिन मैंने अपने स्ट्रेंथ्स देखे कि मैं दोनों में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने से, मेडिकल साइंस था, साइकोलॉजी था। छोटे भाई के साथ मिलकर जॉइंट स्टडीज किया, चीज़ों को समझा, और ये दिखाता है कि परेशानियां कितनी भी हो, परेशानियों को चैलेंज की तरह लेना चाहिए लाइफ में और सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यदि आपका है तो निश्चित रूप से सफलताएं जो है मिलती हैं। कहीं ना कहीं जो यूपीएससी में इसका एग्जाम दिए और जो जिनका पहला अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट था, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी शुरू करें, आप इसलिए तैयारी ना करें कि कोई दोस्त आपका कर रहा है, कोई घर आसपास वाले लोग कर रहा है। आप खुद को देखें, आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। काफी लोग केवल सुन के आ जाते हैं तैयारी में और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमेशा मान के चलें कि 2 से 3 साल का विंडो लेके चलें। तैयारी आपका पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है जर्नी आपकी लंबी हो जाए। आप काफी टॉपर्स को देखेंगे, उन्हें 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाता है। ये एक टेस्ट मैच क्रिकेट की तरह है, यहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखें, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, लीडरशिप स्किल्स सीखें। आप हर चीजों के ऊपर एक अपनी सोच बनाएं, ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता है, क्या इसके रिpercussion है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, डिबेट टीवी में सुने, हर चीजों के ऊपर एक डिस्कशन रखें और सिलेबस को देखें। सिलेबस देख के आप देखें कौन सा टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक में आपको मदद की जरूरत है, कहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हैं, कौन सी चीज आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स बनाएं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है, जो रिपीट हो सकते हैं, जो आ सकते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार भी कोई चीज को पढ़े, आपने रिवाइज एंड में ठीक से नहीं किया तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो अपने रिवीजन के स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कैसे आप पूरे सिलेबस को लास्ट के 10-15 दिन में रिवाइज कर पाते हैं। मेंटर्स रखें जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, सक्सीड हुए, उनसे आप बात कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज थेरेपी बहुत जरूरी है, मेरे लिए क्या चीज सूट करेगा, अपने आप पे उसको जचा के देखें। टॉपिक वाइज एनालिसिस करें, किस टॉपिक में आप मॉक एग्जाम देते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, फिर पे कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि बिना इंप्रूव किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंपटीशन है, लाखों लोग बैठते हैं, केवल 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। हर स्टेप की बड़ी स्पेशलाइज तैयारी है। प्रिलिमिनरी की अलग तैयारी है, मेंस की अलग तैयारी है, इंटरव्यू पर्सनालिटी असेसमेंट की अलग तैयारी है। आपको तीनों तैयारियां समझनी पड़ेंगी और उस तरह से करना पड़ेगा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी के लिए पहुंच जाते हैं, दिल्ली कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो तैयारी के पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। साल दर साल उनको असफलताएं मिलती हैं, उन असफलताओं से वो कमजोर हो जाते हैं। काफी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, काफी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफी लोग तो, और जिनका यूपीएससी में नहीं हो रहा है, यूपीएससी एंड ऑफ लाइफ नहीं है। काफी मैंने बच्चों को देखा है जिन्होंने यूपीएससी में अच्छा नहीं किया, वो आगे चल के बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, कॉलेजेस में, प्रोफेसर, एकेडमिक्स में जाके काफी अच्छा कर रहे हैं। तो यूपीएससी को एक एग्जाम की तरह लें, उसको एक जीवन बना लें। लेकिन हाँ, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं पूरे जोश के साथ करें, पूरे हिम्मत के साथ करें। एक अच्छे 2-3 दोस्त बना के रखें जिनके साथ आप डिस्कस कर सकें, आंसर राइटिंग करके एक दूसरे को दिखा सकें, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अधिकतर मैंने सुना है स्टूडेंट और जो एस्पिरेंट्स रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और उनका कहना रहता है कि हर जो आईपीएस बन चुके हैं, जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, उनके पास एक प्लान बी का फॉर्मूला होता है। सर, ये प्लान बी फॉर्मूला क्या है? वो प्लान बी है कि यदि प्लान ए सक्सीड नहीं किया तो हम क्या करेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि लाइफ में यदि नहीं होगा तो फिर जिंदगी में बहुत बहुत से अल्टरनेटिव रास्ते हैं। हमें शुरू में उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्लान ए पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सक्सीड नहीं हुए तो कहीं ना कहीं एक घाव रहता है जिंदगी भर के, हमने एग्जाम की तैयारी की, 2 साल 3 साल दिया और हमारा नहीं हुआ, वो पेनफुल रहता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के तैयारी करें कि हमें निकलना है। यदि हम ये सोच के तैयारी करेंगे कि नहीं होगा तो हम बी कर लेंगे, सी कर लेंगे, डी कर लेंगे, तो क्या है, हमारा फोकस मेंटेन नहीं रहेगा। तो हम फोकस मेंटेन प्लान ए पे रखें
लेकिन निश्चित निश्चित रूप से यदि आपका यूपीएससी में नहीं होता है तो आप बहुत कुछ चीजें, एक तो यूपीएससी की तैयारी में आप इतनी सारी चीजें सीख लेंगे कि वो कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो हर इंटरव्यू में आपको एक एक्स्ट्रा एज रहेगा, जो आप देश के कल्चर के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ओवर अराउंड आपका डेवलपमेंट, एनरिचमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। जिन्होंने भी यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की सही ढंग से तैयारी की है, और वो जिनका यूपीएससी में नहीं भी हुआ है, वो नॉर्मल लोगों से काफी आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करें, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में तैयारी करेंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। काफी लोग परेशान रहते हैं, तैयारी के पहले यही सोचते रहते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, घर वाले को क्या जवाब दूंगा, आसपास लोग पूछेंगे उन्हें क्या जवाब दूंगा, फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगा। आदमी हर विषम परिस्थितियों को पार कर देता है, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, और वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम आदमी देता है, तो आपने जिस चीज में ग्रेजुएशन किया है उसके एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, आप एमबीए आगे कर सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, आप किसी भी क्योंकि ज्यादातर प्रोफेशनल्स तैयारी करते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाता है। तो यूपीएससी के लिए तैयारी के दौरान या जो जर्नी हुई, सबसे हेल्पफुल मतलब आपकी मदद किसने की, मोटिवेशन करने में हो? मोटिवेशन में मेरे शादीशुदा था तो मेरी पत्नी का रोल था, तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी, उसके बाद भी उन्होंने हमेशा हौसला ये किया। मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, मेरे भाई बहन दो में से छोटे हैं, तो एक सिक्योर्ड जॉब को छोड़ के फिर तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये थी क्या होगा कैसे होगा, उन्होंने सपोर्ट किया। बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कभी सक्सीड नहीं कर सकते। फैमिली का सपोर्ट अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग जो जिनके स्टेबल रिलेशनशिप्स रहते हैं, जो अपने अंदर से सुकून में हैं, वही तैयारी अच्छी तरह कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेबल रिलेशनशिप्स में रहें, नहीं तो यदि आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो तैयारी को भी हिंडर करेगा। एकांत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है। बिना फोकस के आप इस एग्जाम में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ में तैयारी कर रहा था, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छे जोड़ी में यदि आप काम करते हैं तो उसका हमेशा फायदा होता है। इसलिए तैयारी के टाइम अच्छे फ्रेंड्स बनाएं जो कि फोकस्ड, जब आपका मोटिवेशन कम हो तो वो आपको मोटिवेट करे, उसका कम हो तो आप मोटिवेट करें, क्योंकि लंबी तैयारी है। काफी लोगों को मैंने देखा है, जोश चढ़ता है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, 10 दिन के बाद फिर जोश ठंडा हो जाता है, 2-3 महीने फिर ढीले हो जाते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो ये वेव की तैयारी में यूपीएससी मुश्किल है। यहाँ एक सस्टेन्ड कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, करीब 3000 घंटे की तैयारी चाहिए। तो कम से कम समझ सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 साल लग ही जाता है। तो निश्चित रूप से फैमिली सपोर्ट ने मदद की तैयारी में। सर, वो दिन के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिस दिन इंतजार हम करते हैं कब रिजल्ट आएगा और सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं। तो वो दिन कैसा था सर? अब जब रिजल्ट देखना शुरू हुआ तो पीडीएफ में कंट्रोल F करके सर्च करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा उसमें एक बार में सडन डेथ की तरह हो जाता है, नाम नहीं दिखता है। तो मैंने रैंक 1 से देखना शुरू किया। पहले 100 में नहीं आया, फिर 200 तक पहुंच गया, लगा इस बार शायद नहीं होगा। लेकिन 261 पे जाके अपना रैंक देखा, वो जो खुशी है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि इंडिया के बड़े एग्जाम्स में, एम्स के पीजी एग्जाम में मैं डबल डिजिट की रैंक आई, ये यूपीएससी के एग्जाम में 261 रैंक आया। काफी टैलेंटेड लोग तैयारी करते हैं, काफी लोग छू जाते हैं। हम एग्जाम के बाद कहते हैं हम तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस एग्जाम में कोई कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। उसी तैयारी पे आपकी सिंगल डिजिट रैंक भी लग सकती है, डबल डिजिट भी लग सकती है, ट्रिपल डिजिट भी लग सकती है, हो सकता है लिस्ट से बाहर भी हो जाए। बहुत कम मार्जिन होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। लेकिन जरूरी है कि हम हिम्मत के साथ करें। और बहुत ही खुशी का दिन था, 261 रैंक आया, फिर मुझे आईपीएस मिला। जब मुझे छत्तीसगढ़ कार्डर एलोकेट हुआ तो काफी सारे दोस्तों को था कि नक्सल क्षेत्र में जा रहा है, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नक्सल क्षेत्र में जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में काम करने से मुझे एक अलग एनरिचिंग एक्सपीरियंस मिला, वो दंतेवाड़ा के नक्सल क्षेत्र में हो या दुर्ग की शहरी पुलिसिंग में हो। आदमी जन सेवा की भाव से काम करे, जनता के लिए काम करे, मेहनत करे, तो असीम प्यार जो है जनता का मिलता है, एक प्रोफेशनल हैप्पीनेस मिलती है, एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यही कारण है कि लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो जिस मूल उद्देश्य से हमने एग्जाम की तैयारी की है, उस मूल उद्देश्य को ना भूलें, ये भी बहुत जरूरी है। काफी मैं देखता हूँ अधिकारी जो
काफी मोटिवेट होकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सर्विस में आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कहीं ना कहीं पद जो है भटक जाते हैं। वो जिस चीज के लिए आए थे वो मूल भाव से कहीं अलग हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हम उस मोटिवेशन को मेंटेन रखें। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।